हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एडजेक्टिव का अध्ययन करते हैं। ये क्लास 10th के लिए स्पेशल बनाए गए हैं सिंपल लैंग्वेज में। और इसके अलावा आप इंटर के लिए और किसी कंपटीशन के लिए भी एडजेक्टिव यूज़फुल होगी। तो जिनका ग्रामर वीक है इसके लिए सीरीज चल रही है नाउन प्रोनाउन, ये पढ़ाया जा चुका है। आज की वीडियो में एडजेक्टिव पढ़ाए जाएंगे। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज भी कुछ वीडियो अपलोडेड है, बाकी शुरू से आपको पूरा एक्सरसाइज भी कराया जाएगा। इसलिए पहले आप इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। एडजेक्टिव क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एडजेक्टिव माने होता है विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हाई स्कूल में है, आप उसको डिटेल अध्ययन करेंगे, फिर इंटर में सिंटैक्स जब पढ़ेंगे तो उसका करेक्शन आप समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको हाई स्कूल की किताब से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद सिंटैक्स भी आपको वीडियो अपलोड है, और सिंटैक्स की भी मैं इंटर की भी क्लास चला रहा हूँ, इसलिए आप पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो आप दोनों देख लेंगे, तो आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज देखें। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाने की पूरी जिम्मेदारी ले रखा है तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे उदाहरण, शीला इज ए क्लीवर गर्ल। शीला एक चतुर लड़की है, तो यहाँ गर्ल जो है नाउन है, जो इसकी विशेषता क्लीवर बतला रहा है कि लड़की तो बहुत है लेकिन ये चतुर है, तो ये विशेषण हो गया। मिल्टन वाज ए ब्लाइंड पोएट। मिल्टन अंधे कवि थे। कवि तो बहुत हैं लेकिन ये अंधे कवि थे, इनकी विशेषता हो गई ब्लाइंड। सी इज ए गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है। लड़की बहुत है लेकिन वो अच्छी है, तो भाई सभी लड़कियों में ठीक है, लड़की हो अच्छी खराब दोनों होते हैं लेकिन ये अच्छी है तो इसकी एक विशेषता है। ठीक, तो अच्छी है क्योंकि देखिए गुण दोष दोनों बताए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बुरी है तो भी उसकी एक विशेषता। विशेषता मतलब थोड़ा सबसे हट कर होना। तो चलिए, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं देख लेते हैं और उनके एग्जाम्पल सही समझते हैं बहुत अच्छे से। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार देख लेते हैं। तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ठीक है, किसी किताब में 7 प्रकार दिया है, किसी में ठीक है 8 भी दिया है, 6 ही दिया है, तो कुल मिला के ओवरऑल 9 प्रकार के होते हैं, तो मैं 9 वर्णन कर दे रहा हूँ। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, तो जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष रूप, ठीक है, तथा हाँ गुण दोष तथा रूप रंग आदि को बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये गुण दोष रूप और रंग को बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, रेड, ओल्ड, नॉटी, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है, ये इसमें आ गया। देखिए इसमें देखिए ये गुण दोष रूप रंग आते हैं, मतलब कैसा है देखने में, ये जाता है। हमेशा इसकी पहचान आपको, अगर पहचान बात करें कैसे कैसे आप जानोगे एडजेक्टिव के, तो आप इसमें कैसा प्रश्न कर लीजिए, ठीक है, तो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाएगा। ठीक है, तो गुण दोष रूप रंग ये सभी आते हैं। आप इसको अवस्था और कार्य भी कह सकते हो। ठीक है, ये भी आते हैं। तो जैसे वो एक बूढ़ा आदमी है, तो बूढ़ा ठीक है देखने में कैसा है? बूढ़ा है। तो इसमें नाउन में प्रश्न करिए कैसा, हाउ। ठीक है, तो कैसा है? ओल्ड है। माई कैप इज़ ब्लैक, मेरी टोपी काली है। कैसी है? काली है। तो ये पहचानने का एक तरीका आपको बता दिया जा रहा। आप कैसा प्रश्न कर लीजिए, ठीक है, कैसा या कैसे, तो जो उत्तर आ जाएगा नाउन में लगा के करिए, तो वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। अमन इज ए गुड बॉय, अमन एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा। अच्छा विशेषता है क्योंकि बॉय की विशेषता बतला रहा है, गुड। नोट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का वाक्य में दो ठीक है 2 प्रकार से प्रयोग हो सकता है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, QUALITY का 2 प्रकार से वाक्य में प्रयोग देखते हैं कैसे हो सकता है। पहला, अट्रीब्यूटिवली। अट्रीब्यूटिवली मान इस दशा में विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है। देखिए 2 तरह से एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एक तो नाउन से पहले और एक बिना नाउन के। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो नाउन से पहले, संज्ञा से पहले जो होता है उसको हम कहते हैं अट्रीब्यूटिवली। अट्रीब्यूटिवली माने गुणवाचक विशेषण या गुणात्मक विशेषण, गुणात्मक रूप में। यू हैव ए ब्यूटीफुल हॉर्स, तुम्हारे पास एक सुंदर घोड़ा है। घोड़ा कैसा है? सुंदर। अगला है प्रेडिकेटिवली। तो यहाँ देखिए क्या है कि ब्यूटीफुल जो है नाउन से पहले है, इसको अट्रीब्यूटिवली यूज करते हैं। दूसरा प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। प्रेडिकेटिवली माने विधेय के रूप में, ठीक है, गुणात्मक रूप में या गुणवाचक रूप में नहीं, गुणात्मक
के रूप में नहीं या गुणवाचक के रूप में नहीं, विधेय के रूप में। अब एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, विधेय के रूप में क्या रहता है, तो एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। जैसे योर हाउस इज ब्यूटीफुल, तुम्हारा घर है कैसा है, सुंदर है, तो कैसा ही प्रश्न करने से, लेकिन सुंदर है तो ये हाउस देखिए पहले आ गया, यहाँ बाद में नाउन नहीं रहेगा, वो पहले हो सकता है नाउन या प्रोनाउन, बाद में लेकिन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो भाई नाउन या प्रोनाउन रहेगा ही, क्योंकि उसकी विशेषता बदलाना, लेकिन बाद में नहीं रहेगा, बात ये है। उसको प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। वैसे भी प्रेडिकेट में वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो वर्ब के बाद ही रहेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, कैसे उसका यूज होता है। क्योंकि वाक्य में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, शब्द के भाग पढ़ रहे हैं, शब्दभेद, तो कहाँ कौन सा शब्द यूज करना चाहिए ये जानना आपके लिए जरूरी है। दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, सीधी सी बात है। ये किसी देशवासियों की तरफ संकेत करते हैं, ये भी आपके पॉइंट को दिमाग में रखना है कि प्रॉपर एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना है और वो देशवासियों की तरफ संकेत करता है, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। उदाहरण, इंडियन देखिए, इंडिया से बना है तो इंडियन माने भारतीय, भारत देश की तरफ संकेत, अमेरिकन अमेरिका की तरफ संकेत कर, रशियन माने रूस का या रूसी। जैसे रशियन बॉयज़ केम टू इंडिया, रूस के लड़के भारत आए, रूसी लड़के भारत आए। तो यहाँ क्या है, रशियन जो है ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से रशियन, इंडियन, अमेरिकन ये सब हो गया। प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। दीज आर इंग्लिश पीपुल, ये इंग्लिश लोग, अंग्रेज लोग हैं। तो इंग्लिश माने अंग्रेज होता है, यहाँ भाषा नहीं हुआ देखिए। ठीक, तो इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड की तरफ संकेत कर रहा है इंग्लिश पीपुल, अंग्रेज लोग, क्योंकि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरा विशेषण देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखिए, प्रॉपर देखिए, क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण मात्रा या परिणाम का बोध कराता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका काम क्या है, मात्रा या परिमाण का बोध कराना। जैसे एनफ माने पर्याप्त, सम माने कुछ या थोड़ा, लिटिल माने थोड़ा या कम, और एनी माने कोई, ये सभी क्या है, परिमाण बताते हैं, मात्रा बताते हैं। जैसे आई हैव एनफ माने मेरे पास पर्याप्त धन है। अब तो धन तो है, लेकिन प्रश्न करो कितना धन है, ये हमेशा वर्ब में कितना प्रश्न करने से आएगा। क्वालिटी रहेगा तो कैसे, ठीक है, कैसा या कैसी, कैसी कैसा उसकी करने से, और ये कितना प्रश्न करने से आएगा। तो कितना धन था, पर्याप्त धन है मेरे पास। आई बॉट इज सम बुक्स, में कुछ किताबें खरीदी, कितनी किताबें, सम, कुछ, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहचान देखिए, दोनों का हम एक साथ यहाँ लिखा दिए हैं। वाक्य में संज्ञा से पहले कैसा लगा कर प्रश्न करने पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तथा कितना या कितनी लगा कर प्रश्न करने पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का बोध होता है। तो कितना लगा के प्रश्न करिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और कौन कैसा लगा के, ठीक है। जैसे मेरे पास पर्याप्त धन था, कितना धन था, पर्याप्त। मैंने कुछ किताबें खरीदी, कितनी किताबें, कितना किताबें खरीदा या कितने, कुछ। चौथा आपका एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव, इसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, यानी संख्या का सीधे सीधे बोध कराएंगे, संख्यावाचक विशेषण। पहचान इसकी कैसे जानो कि संख्यावाचक, वाक्य में संज्ञा से पहले कितने या कितनी लगा कर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो कितने प्रश्न करें, कितने, तो जो उत्तर आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 संख्या में, तो वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। उदाहरण क्या है, देयर आर 9 बॉयज़ इन द क्लास, क्लास में 9 लड़के हैं। प्रश्न करो कक्षा में कितने लड़के हैं, तो उत्तर आएगा 9। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं संख्या, देखिए 2 प्रकार के, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी निश्चित संख्यावाचक, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने, 3 प्रकार के। देखिए निश्चित संख्या मतलब जो निश्चित संख्या होती है, निश्चित संख्या होती है, तो कार्डिनल। अब निश्चित संख्या 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्डिनल, कार्डिनल क्या है, ये गिनती बताते हैं, 1 2 3 4 से लेके जितनी गिनती बनी है इस कार्डिनल में होती है। कार्डिनल मतलब होता है, ठीक है, निश्चित संख्या सूचक शब्द, ठीक है, तो संख्या सूचक, निश्चित संख्या सूचक शब्द होते हैं, तो कार्डिनल कहते हैं। आर्डिनल किसे कहते हैं, ये क्रम सूचक शब्द होते हैं, तो इसलिए ये क्या करते हैं, क्रम बताते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्रम सूचक हैं, ठीक है। ये भी संख्या की तरह भी हो जाए, वो फर्स्ट डिवीजन आया मतलब क्या, प्रथम श्रेणी, तो क्रम है, क्रम सूचक होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव यहाँ नाउन से पहले आते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन, ये सब।
मल्टीप्लिकेटिव तीसरा होता है मतलब मल्टीप्लिकेटिव मन में से गुणवाचक विशेषण, ये ठीक है, या गुणात्, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं, ये गुण या नाम बताते हैं। जैसे वंस ट्वाइस, ठीक है, वंस होगा ये, वंस वंस माने एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, फोर टाइम्स चार बार, फोल्ड माने चार गुना। ठीक है, तो ये गुण को बताते हैं, जैसे कितना गुणा, कितना गुना हुआ। ठीक है, ये चीज़ बताते हैं, कितनी बार मतलब होता है, ये चीज़ बताते हैं। इस तरह से ये बताएंगे कोई मतलब कोई कितना, किसी का क्या गुण या नाम को बताते हैं, मतलब गुना जिसको कह सकते हैं, गुना को बताते हैं, कितने गुना हुआ, कितनी बार हुआ। ठीक है, ये चीज़ बताते हैं। जैसे वंस ट्वाइस थ्राइस, फोर टाइम्स फोर फोल्ड, एक बार दो बार तीन बार, फोर टाइम्स चार बार, फोर फोल्ड माने चार गुना। ठीक है, इस तरह से गुण या कोई काम मतलब यह कितना गुना है, कितनी बार है, ये सब बताते हैं। इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से हैं? ये निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। जैसे मेनी बॉयज़ केम हियर, कई लड़के आए, तो मेनी माने कई लड़के तो आए, कई लड़के आए, लेकिन कन्फर्म नहीं कि कितने लड़के, 10 लड़के 5 लड़के, तो ये मेनी इसमें आपका क्या है, अनिश्चित। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। ऑल आर हैप्पी, सभी खुश हैं, लेकिन ये नहीं बताया कौन कौन से खुश हैं, तो ऑल का दिया गया। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास बहुत कम किताबें हैं। ठीक है, फ्यू माने बहुत कम होता है, ए फ्यू लगा दीजिए, ए फ्यू बुक्स माने कुछ किताबें। ठीक है, तो क्योंकि फ्यू नकारात्मक कर देता है, ना के बराबर किताबें, तो मेरे पास कुछ किताबें, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कितनी किताबें हैं, तो ये इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। चलिए आपको पांचवा बता देते, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से? दिस दैट दिस दोज, सेम सच। ठीक है, सेम सच, यस एम सेम, यस यू सेम, तो ये होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, संकेत करना, व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इनका काम ही होता है संकेत करना। जैसे एक बात जानिए, दिस का प्रयोग एक वचन के लिए नज़दीक की वस्तु के लिए होता है, दैट का एक वचन दूर की वस्तु के लिए, दोज का बहुवचन दूर की वस्तु के लिए, दीज का बहुवचन दूर की वस्तु के लिए, सेम माने एक ही या एक जैसे, बिल्कुल, सच माने भी ऐसा होता है। ही डज नॉट लाइक सच बॉयज, वह ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करता। तो देखिए यहाँ बॉयज़ की विशेषता सच से बतला रहा हूँ। अब एक बात ये भी ध्यान देना कि इनके तुरंत बाद नाउन आएगा। जैसे दिस रहेगा ना, तो दिस पेन इज गुड, दिस बॉयज, ठीक है, गुड, ऐसे कह दें कि दीज चेयर्स आर माइन, ऐसे किया जाएगा, मतलब इनके साथ नाउन जरूरी होता है। अगर नाउन नहीं रहेगा, इनके बाद वर्ब रहेगा, तो वो आपको प्रोनाउन कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर नाउन रहेगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगला आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक विशेषण किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माने होता है विभाग सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, जिस एडजेक्टिव से व्यक्तियों या वस्तुओं के अलग अलग होने का बोध होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब व्यक्तियों या वस्तुओं के अलग अलग होने का बोध होता है कि भाई पूरा जितना भी अलग रहेंगे उनका एक विभाग होगा, उसी का बोध होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। ईच माने प्रत्येक होता है, एवरी माने प्रत्येक होता है, आइदर माने दोनों में से कोई भी, और नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। और इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है। ईच और एवरी के बाद एक वचन का नाउन और एक वचन के वर्ब लिखते हैं। ठीक है, और वैसे इनके बाद भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सभी के साथ जो एक वचन का नाउन और वर्ब लिखते हैं, क्योंकि ये इनके बाद तुरंत नाउन आना जरूरी है। नाउन रहेगा तभी ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, नहीं तो जो है इनको हम प्रोनाउन भी कहते हैं, ईच, ठीक है, और आइदर, नाइदर, ये सब क्या है, विभाग सूचक प्रोनाउन भी है, सर्वनाम भी है। प्रोनाउन रहेगा तो इनके बाद ऑफ आता है, नाउन नहीं आता है, यहाँ केवल नाउन। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, उदाहरण से अच्छे समझ में आ जाते हैं। एवरी गर्ल नोज डांसिंग, प्रत्येक लड़की डांसिंग में नृत्य करना जानती है। ठीक है, तो यहाँ क्या गर्ल आ गया, देखिए प्रत्येक लड़की, तो हर लड़की की बात की जा रहा है, अलग अलग होने का बोध हो रहा है। ईच बॉय हैज ए बुक, प्रत्येक लड़की के पास एक किताब है। नाइदर रूम वाज एयरी, कोई रूम हवादार नहीं था। तो इतना ध्यान देना है इनमें से,
आइदर नाइदर के बाद एक वचन का नाउन आ जाएगा तो इनके साथ भी एक वचन की वर्ब लगती है। ईच एवरी के बाद नाउन एक वचन का आ जाएगा तो हमेशा एक वचन की वर्ब ही लगती है। तो ईच एवरी को एक वचन माना ही गया है। ये 80 में आ गया था एक बार, ये ईच और एवरी एक वचन है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आपको आंसर देना पड़ेगा सिंगुलर, क्योंकि जो है देखिए हर एक अलग अलग बताया जा रहा ना है कि भले प्रत्येक कहा जाता लेकिन वो एक वचन का सेंस देता है, तो इसलिए इनके साथ जो है मतलब अलग अलग एक एक को बताता हूँ। तो इसलिए देखिए यहाँ नोज लगा, हैज लगा, वाज लगा, तो ये सब भी आपको ध्यान देना। चलिए आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बता देते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण इसमें कौन कौन से आएंगे? वाट, विच, हुज, तो विच, हुज, वाट, ये सभी तीनों जो है क्या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके तुरंत बाद नाउन आता है प्रश्न पूछने के लिए। इनके बाद तुरंत नाउन आता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हुज बुक इज दिस, किसकी किताब यह है, तो हुज के बाद तुरंत देखिए बुक आ गया, तो ये उसके बाद वर्ब आया है। व्हाट गेम विल यू प्ले, तुम कौन सा खेल खेलोगे। विच सीप इज योर्स, तुम्हारी गाय कौन सी है। योर में एस लगा देंगे, योर्स, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ सीप नहीं लिखना है तो योर्स हो जाएगा। इस तरह से व्हाट, विच, हुज के बाद देखिए नाउन आया है, तो विशेषता बताने क्या है भाई, हुज बुक इज दिस, या किसकी किताब, किताब है लेकिन किसकी है, कौन खेल तो है लेकिन कौन सा खेल, भेड़ तो है कौन सी भेड़, इस तरह से। आठवां एडजेक्टिव है पॉसेसिव एडजेक्टिव, अधिकार वाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? अधिकारवाचक विशेषण या संबंधवाचक विशेषण भी इसे कहते हैं। जो विशेषण अधिकार, स्वामित्व या संबंध को बताते हैं उन्हें पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनका काम क्या? अधिकार, स्वामित्व माने से ओनरशिप, मालिकाना, अधिकार मतलब पोजीशन, और संबंध मतलब रिलेशन। तो अधिकार, स्वामित्व या संबंध बताते हैं जो एडजेक्टिव, उसे हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब इनका काम क्या होता है? किसी नाउन पर अधिकार बताना, स्वामित्व बताना, मालिकाना हक जताना। जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, ये सभी इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। इनके तुरंत बाद नाउन आता है, ध्यान देना। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। द बर्ड इज फ्लाइंग विथ इट्स विंग्स, पक्षी अपने पंखों से उड़ रही है, तो यहाँ देखिए इट्स भी आ गया, ठीक है। अब अगला है योर शर्ट इज क्लीन, योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट क्या है, क्लीन है, तो यहाँ क्या है, योर आ गया। तो इस तरह से पर देखिए एक बात जान लीजिए, पर पर्सनल प्रोनाउन से ही ये एडजेक्टिव बने होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन के चैप्टर में भी आपको ये मिलता है केस में, तो ये पॉसेसिव केस होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नाउन से पहले प्रयोग होते हैं हमेशा, और एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव ही है ये। पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव, माइन पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरह से इनको हम नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और पोजीशन उस नाउन पर अधिकार बताते हैं। जैसे कहते हैं कि यह मेरी किताब है तो मैं किताब पर मेरा अधिकार, तो इस तरह से इनको अधिकारवाचक या संबंधवाचक विशेषण भी कहते हैं। मैं मतलब किताब से मेरा संबंध है या मेरी ये बातें क्यों। अगला है 9वां एडजेक्टिव है आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, माने होता है दबाव सूचक या बल सूचक विशेषण। जो विशेषण नाउन से पहले आकर उस नाउन पर बल या जोर देते हैं उन्हें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। वेरी, सेम, ओन, वेरी सेम, ये सभी इसमें आते हैं, मतलब दबाव देने के लिए, बात पर जोर देने के लिए। जैसे दिस इज द वेरी पेन आई वांटेड, या ठीक है वही कलम है जो मैं चाहता था, तो वेरी मतलब वही होगा, बहुत नहीं होगा, बात पर जोर देने के लिए। नहीं तो हल्के में कहते हैं कि हम दिस इज द पेन आई वांटेड, या वही कलम है जो मैं चाहता था, लेकिन वेरी सेम, वेरी, दिस इज द वेरी पेन, या वही कलम है, बात पर जोर दिया जा रहा है। दिस इज द सेम प्रॉब्लम, दिस इज द सेम प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, या वही समस्या, बिल्कुल वही समस्या है जो मैं सामना कर रहा हूँ, यही वह समस्या है जो मैं सामना कर रहा हूँ। आई सा द थीफ विथ माई ओन आइज, मैं चोर को अपनी आंखों से देखा, तो विथ माई आइज माने अपनी आंखों से हो गया, लेकिन ओन लगा दिए बात पर जोर देने के लिए। अब विशेषणों की तुलना देख लेते हैं। अब विशेषण के प्रकार तो हम जान लेंगे, विशेषणों की तुलना देखते हैं। आइए आगे देखते हैं डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तुलनात्मक अवस्थाएं। तो देखिए डिग्री ऑफ कंपेरिजन 3 होती हैं, कितने? 3। तो जैसे एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं। तो पहला पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था, तो यह विशेषण की मूल अवस्था या रूप का बोध कराता है। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को सामान्य रूप से बताया जाता है, जैसे टॉल, ब्यूटीफुल, बिग, ब्रेव, ये सभी क्या है जैसे हम मूल रूप में वैसे बता दिया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री कैसे की? तुलनात्मक अवस्था, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोषों की इसमें क्या की जाती है? तुलना की जाती है। इसके बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन जिन एडजेक्टिव का अंत में आई ओ आर है उनके साथ टू का प्रयोग होता है, ठीक है। आई ओ आर में जैसे जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, ये सभी हैं। जो लैटिन भाषा से आए तो उनमें टू लगता है।
रवि इज टॉलर देन सोहन, रवि सोहन से लंबा है, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है। देखिए तुलना किया जा रहा है। आई एम सीनियर टू, मैं तुमसे बड़ा हूँ या वरिष्ठ हूँ, तो टू लगा है। देखिए आई ओ आर इसमें आई इसलिए। यह पॉजिटिव डिग्री में ई आर या आर जोड़कर या उसके पहले मोर लगाने से बनती है। पॉजिटिव डिग्री से पहले में ई आर जोड़ देंगे, अगर पहले से ई है तो आर जोड़ देंगे, नहीं तो जिसमें इस नियम से नहीं बनेगा तो मोर या मोस्ट लगा देंगे। जैसे बिगर, टालर, ब्रेव, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसमें क्या ब्रेव में, ठीक है, ब्रेवर कह देंगे। और ब्यूटीफुल पहले आपको मोर लगाना था, मोर ब्यूटीफुल। देखिए सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? सर्वोच्च अवस्था या उच्चतम अवस्था। जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उस व्यक्ति या वस्तु किस समस्त जात से की जाती है, तो यह दो या दो से अधिक से की जाती है, तो उसे सर्वोच्च अवस्था माना जाता है। जैसे तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरे मतलब कि दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं से की जाए या पूरे समाज से की जाए, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। या पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई एस टी या एस टी जोड़कर या उसके पहले मोस्ट लगाने से बनती है। इसके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे उदाहरण, संदीप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। संदीप क्लास में सबसे लंबा लड़का है, तो यहाँ सब तुलना कर दी है पूरे क्लास से, इसको सबसे ज़्यादा सर्वोच्च बताया गया। महिमा इज द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। महिमा क्लास में सबसे अधिक बुद्धिमान लड़की है, तो यहाँ वाइजेस्ट क्या है? तुलना कर दिएगा महिमा की सभी क्लास में सभी लड़कियों से, तो ज़्यादा बताया गया, सर्वोच्च बताया गया। अब देखिए पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम भी देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर लगाने से कंपेरेटिव डिग्री और ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। उदाहरण जैसे लांग, देखिए लांग में ई आर लांगर, ई एस टी लॉन्गेस्ट हो गया। स्मॉल स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। देखिए ओल्ड ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड का ओल्डर भी होता है, एल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट भी होता है, एल्डेस्ट भी होता है। ठीक है, एल्डेस्ट भी होता है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। दूसरा नियम क्या है? पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो उसमें केवल आर जोड़ने से कंपेरेटिव और एस टी जोड़ने से सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे लार्ज में देखिए ई है पहले से, लार्जर, लार्जेस्ट हो गया, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट हो गया। ठीक है, पहले से ई नहीं था तो ई आर और एस टी जोड़ा गया ऊपर। तीसरा नियम यह है कि पॉजिटिव डिग्री में के अंत में अगर एक ही कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल हो, स्वर हो, तो ई आर एस टी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। उदाहरण थिन, थिनर, थिनर। थिनर में देखिए एक अंत में एक व्यंजन है, उसके पहले एक स्वर है, तो ई आर जोड़ेंगे तो एक एन बढ़ जाएगा। थिनर, थिनेस्ट, और सुपरलेटिव में भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से बिग, बिगर, बिगेस्ट, फास्ट, फाइटर, फाइटेस्ट, हॉट, हार्टर, हॉटेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट हो जाएगा। चौथा नियम है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और उसके पहले तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो ई आर या ई एस टी जोड़ते समय, तो वाई को आई में बदल देते हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और उसके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो उस कॉन्सोनेंट को आई में हम बदल देंगे, वाई। तो वाई को हम कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को आई में बदल देंगे, ध्यान ये देना। जैसे देखिए इजी, इजी वाई अंत में वाई है, उसके पहले यस कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ई आर जोड़ देंगे तो वाई को आई में कर देंगे, इजी, इजियर, इजीएस्ट। इसी तरह से हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ड्राई, ड्राई, ड्राइएस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, इसमें एक उदाहरण किताब में गलत दे दिया था, मतलब गलत मतलब अगले रूल का है, इसमें दे दिया है, तो आप इसको समझ लीजिए कि वाई से पहले देखिए यहाँ व्यंजन है बताया गया, तब तो वाई को एम बदलेंगे। यहाँ देखिए लेकिन स्वर है, तो इसलिए वाई को एम नहीं बदला गया, तो ध्यान देना इसमें भी। व्यंजन रहेगा तभी बदला जाएगा, नहीं तो नहीं बदला जाएगा। पांचवा नियम है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो उसके तुरंत पहले स्वर हो तो ई आर एस टी जोड़ते समय वाई को आई में नहीं बदलते। देखिए दिया भी गया है उदाहरण, गे, गेयर, गे माने होता प्रसन्न चित्त, गेयर, गेस्ट, ग्रे माने भूरा या स्लेटी रंग, तो ग्रेयर, ग्रेस्ट हो जाएगा। छठवां नियम, दो या दो से अधिक सिलेबल यानी शब्द खंड वाले एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उसके पहले मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय उसके पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं, किंतु अर्थ के अनुसार मोर के स्थान पर लेस और मोस्ट के स्थान पर कम या सबसे अधिक। ठीक है, कम या सबसे अधिक, कम तो लीस्ट का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, अब ऐसे एडजेक्टिव के अंत में फुल, जेंट, ए आर आई वी ई ओ एस आर वाई, लेस, यू एल टी ई डी शब्द आते हैं। तो यानी एक शब्द अगर रहेंगे किसी एडजेक्टिव के अंत में तो उसमें हम मोर, मोस्ट से ही बनाते हैं। और अक्सर ये दो सिलेबल, सिलेबल माने शब्दखंड, एक बार में हम जितने शब्दों को बोलते हैं उनको एक सिलेबल कहते हैं। तो दो शब्दखंड रहेंगे या दो से ज़्यादा रहेंगे तो आप ये नियम लगेगा, नहीं तो आप इसको भी आराम से याद कर लीजिए। फुल, जेंट, आर, इव, अस, री, लेस, योर, अल्ट, ईडी, ये सब याद है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं।
पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों डिग्री जो है। ब्यूटीफुल का देखिए मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, लेस ब्यूटीफुल और लेस्ट ब्यूटीफुल भी होता है। जैसे मतलब ये नकारात्मक अर्थ देना है, तो ब्यूटीफुल में सुंदर, अधिक सुंदर कहेंगे ये मोर ब्यूटीफुल होगा। लेकिन अगर इसको हम चाहें तो नॉट लेस ब्यूटीफुल कर देंगे तब भी वही अर्थ रहेगा, नॉट लेस ब्यूटीफुल, कम सुंदर नहीं, यानी कि अधिक सुंदर। अब यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक सुंदर, अब ऐसे कहेंगे लिस्ट, नॉट लिस्ट ब्यूटीफुल माने सबसे कम सुंदर नहीं यानी कि सबसे अधिक। तो इस तरह से निगेटिव वाक्य में नॉट के साथ हम लेस और लिस्ट का भी प्रयोग कर देते हैं वही अर्थ देने के लिए। इंटेलिजेंट का अधिक बुद्धिमान हो जाएगा मोर, या कम बुद्धिमान नहीं तो लेस, नॉट लेस इंटेलिजेंट। इसी तरह से नॉट लिस्ट इंटेलिजेंट या मोस्ट इंटेलिजेंट। इस तरह से केयरलेस का लेस केयरलेस, कम लापरवाह, कम लापरवाह, लिस्ट केयरलेस सबसे कम लापरवाह। ठीक है, मोर मोस्ट से भी इसको बना सकते हैं। सातवां नियम देख लेते हैं। कुछ पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री अनियमित रूप से बनती है। अनियमित रूप से बनती है कैसे? जैसे मतलब इसमें कोई नियम नहीं है, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, फाइट, फाइटर, फाइटेस्ट। देखिए और लेट है, देखिए एक शब्द लेट है, लेट या लेट ही रहेगा। लेट माने देर होता है तो लेटर माने अधिक देर, लेटर माने बाद वाला, ये क्रम बताता है, ये समय बताता है। लेटेस्ट, लास्ट, लेटेस्ट माने नवीनतम, तो लास्ट माने आखिरी, ये क्रम बताएगा, ये समय बताएगा। फोर माने आगे, फॉर्मर माने आगे और अधिक आगे, फॉरमोस्ट माने सबसे आगे। लिटिल, लेस, लिस्ट, लिटिल माने कम, लेस माने अधिक कम, लिस्ट माने सबसे अधिक कम। मेनी माने कई या अधिक भी होता है, मेनी, मोर, मोस्ट, मोर माने और अधिक, मोस्ट माने सबसे। ये अनियमित रूप से बनता है। अब देखिए इसके रिकॉर्डिंग कुछ नोट भी दिए, नोट पॉइंट भी दिए, उसको भी आप जान लीजिए किताब में जो दिया गया आपको। क्लास 10th की एक्सीलेंट बुक होगी, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना, बहुत अच्छे से दिया है। तो वहीं से आपको, क्योंकि क्लास 10 की बुक कवर कराई जा रही है हाई स्कूल की, तो ये सिंपल करके आपको रूल्स बताए जा रहे हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज बताई जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर दोनों की बुक पढ़ लेंगे तो आपको हर जगह काम देगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग होता है, जैसे ही इज ओल्डर दैन आई, वह मुझसे ज़्यादा बड़ा है। सी इज मोर ब्यूटीफुल दैन गीता, वो गीता से अधिक सुंदर है। नोट नंबर 2, लैटिन एडजेक्टिव देखने में कंपैरेटिव फॉर्म लगते हैं, परंतु इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की ही बात होता है। जैसे सी हैज़ स्पेशलाइज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है, आंतरिक सजावट के मामलों में वो स्पेशलाइज्ड माने दक्षता प्राप्त की है। ठीक है, इंटीरियर माने आंतरिक। अब देखिए कौन कौन से शब्द हैं जिनका इसी रूप में होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात। इंटीरियर है, एक्सटीरियर माने बाहर, द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द, ठीक है, ये बिल्ट ऑफ ग्रेनाइट, द एक्सटीरियर वॉल्स आर बिल्ट ऑफ ग्रेनाइट, मतलब बाहरी दीवार ग्रेनाइट की बनी हुई है, ग्रेनाइट पत्थर जो होता है। माइनर माने मामूली, इट इज ए माइनर मैटर, यह एक मामूली मामला है, एंड कैन बी रिसॉल्व्ड अमिकेबली, और मित्रवत ढंग से रिसॉल्व माने से हल किया जा सकता है। इंटीरियर माने होता है अव्यक्त, ही हैड एन अल्टीरियर मोटिव, उसका एक अव्यक्त उद्देश्य। पोस्टीरियर पीछे का, दिस इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ द लीवर, या लीवर के पीछे का भाग है। एंटीरियर माने आगे का या ऊपर का, दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ लंग, या फेफड़े का आगे का भाग है या ऊपर का भाग है। नोट नंबर 3 है, टॉप का कंपैरेटिव डिग्री में कोई रूप नहीं होता है, जबकि इसकी सुपरलेटिव डिग्री टॉपर मोस्ट है। टॉपर मोस्ट बनी है TOPERMST, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री इसकी नहीं बनी है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जाननी है, जब जरूरत ही नहीं पड़ी तो नहीं बनी। डिग्री ऑफ कंपेरिजन में केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी की ही होती है, यानी दो ही की तुलना होती है तीनों में, बाकी सबकी नहीं। अच्छा, दैन के पहले कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, ये भी पता है आपको। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सम अदर एडजेक्टिव, कुछ अन्य विशेषणों का महत्वपूर्ण प्रयोग। अब यहाँ कुछ विशेषण किताब में दिए हैं, उनका भी प्रयोग हम देख लेते हैं, ताकि एक ही वीडियो में पूरा एडजेक्टिव टॉपिक कवर हो जाए आपको। सम और एनी, सम का अर्थ है कुछ, अतः इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। देखिए सम का प्रयोग कुछ होता है, एनी माने भी कुछ या कोई होता है, सम माने कोई होता है, सम माने कुछ स्पेशली, और एनी माने कोई। लेकिन कहाँ प्रयोग होगा? सम का सकारात्मक वाक्य में होगा, एनी का अर्थ है कोई, अतः इसका प्रयोग निगेटिव वाक्य में होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में एनी का प्रयोग होता है।
जैसे उदाहरण आई हैव रेड सम बुक्स, मैं कुछ किताबें पढ़ लिया होती, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। दे हैव नॉट रेड एनी बुक्स, में कोई किताब नहीं पढ़ी है तो निगेटिव हो गया। हैव यू गॉट एनी न्यूज़ अबाउट द रिजल्ट, क्या रिजल्ट के बारे में आपने कोई समाचार प्राप्त किया। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में भी इस तरह से हो जाता है एनी का प्रयोग। अगला है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। इन शब्दों का प्रयोग वस्तु की मात्रा या परिमाण बताने के लिए होता है। जैसे लिटिल का अर्थ है ना होने के बराबर, मतलब तीनों का अर्थ होता है लिटिल माने कम या थोड़ा, ठीक है। और छोटा भी मान लीजिए होता है, लेकिन कम या थोड़ा मात्रा के हिसाब से होता है इनका प्रयोग। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तो लिटिल बताने ना के बराबर, एकदम बहुत ही थोड़ा कम, ठीक है। कमी की भावना पर बल देने के लिए होता है कि एकदम कम है। जैसे कहते हैं कि देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता का एकदम ना के बराबर चांस है। ये चांस शब्द है, ठीक है, मतलब कोई चांस नहीं है बचने का। देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में ना के बराबर पानी था, मतलब पूरा पानी उड़ेल दिया गया, हल्का सा पेंदी बचा, जिससे कुछ प्यास नहीं बुझने वाली। ए लिटिल का अर्थ है कुछ, मतलब ये सर्टेन क्वांटिटी, बहुत कम, कुछ लेकिन बहुत कम, पॉजिटिव अर्थ में होता है। तो मतलब क्योंकि लिटिल मतलब नेगेटिव अर्थ में ना के बराबर, लेकिन इसका मतलब पॉजिटिव अर्थ में, यानी कुछ ना कुछ है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। गो एंड ब्रिंग ए लिटिल मिल्क, जाओ और थोड़ा सा दूध लेकर आओ। इस तरह से हम मात्रा बताया जा रहा है। द लिटिल का अर्थ है ज़्यादा नहीं किंतु जितना है सब, जैसे नॉट मच बट ऑल दैट इज। डू नॉट स्पॉइल द मिल्क यू हैव, मतलब जो कुछ थोड़ा दूध तुम्हारे पास है उसे बर्बाद ना करो। आई गेव द बिगर द लिटिल मनी आई हैड, मैं भिखारी को जो कुछ थोड़ा धन था मेरे पास मैंने उसे दे दिया। इस तरह से लिटिल मतलब द लिटिल मतलब जितना भी रहेगा पूरे के बाद। अगर ध्यान ये देना कि इसके साथ एक क्लाज आएगी, जैसे डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, देखिए सब्जेक्ट वर्ब अलग से मिल गई थी क्लाज। आई गिव द बिगर द लिटिल मनी आई हैड, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब अलग से मिल गया, इसी को कहते हैं क्लाज। तो जब क्लाज रहेगा तो आपको क्या करना है, द लिटिल लगाना है, नहीं तो पॉजिटिव सेंस देने के लिए ए लिटिल, नकारात्मक के लिए लिटिल। पेपर में आपको नकारात्मक तो नहीं है, आप पॉजिटिव सेंस ए लिटिल या द लिटिल का प्रयोग करने के लिए आ सकते हैं। अगला शब्द है मेनी मोर, ठीक है। देखिए मेनी और मच, मेनी माने भी बहुत होता है, मच माने भी बहुत होता है, मेनी माने कई भी होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग कहाँ होगा इसको देखिए। मेनी का अर्थ है संख्या में बहुत से आता है, इनसे संख्या प्रकट होती है। मच का अर्थ है मात्रा में अधिक, इनसे वस्तु की मात्रा प्रकट होती है। उदाहरण जैसे ही हैज़ नॉट लर्न मैनी पोएम्स, वो बहुत कविताएं नहीं याद किया है या कई कविताएं नहीं याद किया है। वी हैव नॉट मच मनी टू हेल्प यू, हमारे पास तुम्हारी सहायता करने के लिए अधिक धन नहीं है। तो इसलिए जो गिना ना जा सके अनकाउंटेबल है तो उसके लिए मच लगाइए उसके पहले, और जो गिना जा सके उसके पहले बहुत की अंग्रेजी आप मैनी लगाइए, बहुत या कई। अगला है ईच और इब्री। ईच और इब्री का प्रयोग कब होता है, देखिए ईच माने भी प्रत्येक, इब्री माने प्रत्येक, लेकिन कब कौन होगा देखिए। ईच और इब्री दोनों का अर्थ है प्रत्येक। ईच का प्रयोग निश्चित संख्या के लिए होता है, किंतु इब्री का प्रयोग अनिश्चित संख्या के लिए होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, परंतु इब्री का प्रयोग दो से अधिक, ठीक है, अर्थात कम से कम तीन के लिए होता है। तो ये आपको मेन पॉइंट ये देखना है प्रत्येक अंग्रेजी कि दो रहेगा, ठीक है, दो रहेगा या दो से अधिक तो ईच लगा सकते हो, लेकिन इब्री का प्रयोग हमेशा दो से ज़्यादा के लिए होता है, इतना जान लीजिए, ठीक है। इब्री हमेशा दो से अधिक के लिए, कम से कम तीन होना चाहिए। ईच ऑफ द टू गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक उपस्थित थे। अब ध्यान देना कि ईच के साथ आप लगा टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक। अब यहाँ वाज लगा तो वाज एक वचन की ही वर्ब लगती है। एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट, इस अक्षर का प्रत्येक शब्द क्या है, ठीक है, लेटर माने पत्र का सही, इस पत्र का प्रत्येक शब्द क्या है, सही है। इस तरह से आपको बताना है, ठीक। कि यह दो ही है तो भाई ईच लगा दें, दो से ज़्यादा है तो आप इब्री लगा दीजिए। इब्री दो के लिए नहीं लगा सकते हैं, ईच दो के लिए भी लगा सकते हैं, दो से ज़्यादा के लिए भी लगा सकते हैं, इतना ध्यान देना। फ्यू ए फ्यू द फ्यू की क्या कहानी है, वही कहानी है जो लिटिल ए लिटिल द लिटिल की है। लिटिल ए लिटिल द लिटिल मात्रा के लिए लगता है, ये संख्या के लिए लगता है, बस इतना इसमें अंतर है। उदाहरण देख लेते हैं। ये संख्या, ये शब्द संख्या बता दें। फ्यू इनसे निगेटिव भाव प्रकट होता है, इनका तात्पर्य नहीं के बराबर, हार्डली यानी मुश्किल से कोई। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स कैन रन हिज लॉन्ग रेस, कुछ विद्यार्थी अपनी लंबी दौड़ को दौड़ सकते हैं, तो कुछ मतलब ना के बराबर। ए फ्यू माने का अर्थ है सम, कुछ, इससे पॉजिटिव सेंस होता है, नेगेटिव सेंस नहीं होता है, पॉजिटिव भाव होता है, सकारात्मक भाव प्रकट हो। जैसे सी वांट्स ए फ्यू बुक्स, वह कुछ किताबें चाहती हैं, मतलब एकदम ना के बराबर नहीं, कुछ चाहती है।
द फ्यू इसका अर्थ है यद्यपि कम परंतु सब, मतलब नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम, मतलब जो कुछ थोड़ा है इस अर्थ में होता है। जैसे द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, जो कुछ थोड़े शब्द उसने बोला वर फुल ऑफ विजडम, वो बुद्धिमानी से भरे हुए थे। तो यहाँ देखिए द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक, एक सब्जेक्ट पर यहाँ मिल जा रहा है, और यहाँ फ्यू वर्ड्स का भी यहाँ पर मिल जा रहा है, दो पर मिल जा रहा है, तो ये क्लाज है इसमें। द फ्यू वर्ड्स, ठीक है, वर फुल ऑफ विजडम ये एक क्लाज है, ठीक है, बीच में एक क्लाज और है, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ। इस तरह से ये क्लाज के साथ ही आता है द फ्यू, जैसे द लिटिल क्लाज के साथ आता है, उसी तरह से अभी फर्स्ट फॉरमोस्ट, इनका प्रयोग कहाँ होता है? फर्स्ट माने प्रथम, फॉरमोस्ट माने सबसे आगे, ये सबसे पहले वाला। इसे फर्स्ट इन ऑर्डर, फर्स्ट तो क्रम में पहले होने के लिए फर्स्ट लगेगा, जैसे नेहरू आज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फॉरमोस्ट कब लगेगा? लीडिंग, मोस्ट एमिनेंट, नामी या सबसे अधिक ख्यात प्राप्त, इसके लिए फॉरमोस्ट लगता है। जैसे आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन वाज द फॉरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज डे, आइंस्टीन अपने दिन का यानी अपने दिनों का सबसे नामी जो है क्या था? वैज्ञानिक था। इस तरह से नामी के लिए फॉरमोस्ट लगेगा, और फर्स्ट तो सबसे पहले क्रम को बताता। नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, ये कब लगेगा? इससे स्पेस में समीपता का बोध होता है, नियरेस्ट से और नेक्स्ट से अगली पोजीशन या ऑर्डर की जानकारी होती है। उदाहरण, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू द ताज महल इज आगरा फोर्ट, ताजमहल के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है आगरा फोर्ट का स्टेशन, आगरा किले का। सी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर हस्बैंड, वो अपने पति के पास बैठी थी या बगल में बैठी थी। तो इस तरह से नेक्स्ट माने पास या बगल, और नियरेस्ट माने सबसे नज़दीक, नियरेस्ट स्थान को बताएगा, नेक्स्ट जो है क्रम को बताएगा या पोजीशन को बताएगा। अगला फार्दर, फर्दर, फार्दर और फर्दर में क्या? फार्दर माने दूर, फर्दर माने भी और आगे कहना। फार्दर इससे डिस्टेंस का ज्ञान होता है, फर्दर इससे एडिशनल या अतिरिक्तता का ज्ञान होता है, जो इस समय है उससे और अधिक, उसको फर्दर कहते हैं। जैसे लेटेस्ट वॉक ए लिटिल फर्दर, और थोड़ा और आगे डालें। दिस रिक्वायर्स फर्दर कंसिडरेशन, इसमें और आगे कंसिडरेशन माने विचार या सहानुभूति होता है, और आगे विचार की आवश्यकता है, तो और आगे के सेंस में फर्दर लगता है, या फ्यू आर रहेगा। जैसे कहते हैं ही फर्दर सेड दैट ही विल नॉट गो टू कानपुर, वह और आगे कह दिया कि वह कानपुर नहीं जाएगा, तो इस तरह से इनडायरेक्ट में भी फर्दर सेड का प्रयोग होता है। सेड के पहले भी फर्दर लगता है, बाकी अब और आगे के सेंस में कभी भी कहते, देखिए यहाँ दिया गया फर्दर अतिरिक्तता का ज्ञान होता है, जो इस समय है उससे और अधिक, इसमें अतिरिक्तता बताया जाना आगे। दिस रिक्वायर्स फर्दर का, इसमें और अधिक विचार की आवश्यकता है, मतलब अभी तो विचार तो किया गया लेकिन और ज़्यादा जरूरत है, ये चीज़ फर्दर माने और आगे। और ये देखिए लेटेस्ट वाक्य लिटिल फार्दर, और थोड़ा दूर चलें, फार्दर शब्द फार से बना, फार, फार्दर, फारदेस्ट, ठीक। तो इस तरह से ये दूरी को बताता है। नवा देख लेते हैं, इल्डर, ओल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए इल्डर तथा इल्डेस्ट का प्रयोग केवल पर्सन्स के लिए होता है, ठीक, जानवरों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं है। इल्डर के बाद धन का इस्तेमाल नहीं होता। देख लेते हैं, देखिए बना तो है ओल्ड से ही, ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री इल्डर ओल्डर दोनों है, इल्डेस्ट ओल्डेस्ट दोनों है, ठीक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग हमेशा किसके लिए लेके, तब व्यक्ति के लिए होता है, वस्तुओं निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं। जबकि देखिए ओल्डेस्ट और ओल्डेस्ट ये दोनों निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लग सकता है, कब? जब ओल्ड, ठीक है, इल्डेस्ट सॉरी ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए लग सकता है। जब ओल्डर माने होता अधिक पुराना भी होता है, ठीक है, ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है, बड़ा भी होता है, ये चीज़ होता है। अब देखिए उदाहरण, इल्डर के बाद दैन नहीं लगता है, इतना ध्यान देना। सी द इल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, वह दोनों बहनों में से क्या है? बड़ी है, इस तरह से बड़े के अर्थ में हुआ। संतोष इज माई इल्डेस्ट सन, संतोष मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, तो इसलिए यहाँ भी देखिए द की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि माई लग गया तो द की कोई जरूरत नहीं होती। ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का इस्तेमाल जानदार प्राणियों निर्जीव वस्तुओं दोनों के लिए होता है। प्राणियों के लिए जो है ओल्ड माने बूढ़े के रूप में होगा, या उम्र बताने के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए ओल्ड माने पुराना के रूप में होगा, तो उसी तरह से ओल्डर ओल्डेस्ट हो जाएगा, उसी कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव। सी द ओल्डर दैन हर ब्रदर, वो अपने भाई से बड़ी है, तो देखिए दैन लगाया तो भाई इल्डर तो लग नहीं सकता, ओल्डर हो गया, क्योंकि इल्डर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है और तुलना के लिए होता है, लेकिन दैन नहीं लगता। जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिस सिटी, या इस शहर में सबसे पुराना मंदिर है, तो पुराने के सेंस में हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि सी इज इल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स,
इल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, क्या कहते हैं, वह दोनों बहनों में बड़ी है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं सबसे बड़ी, दोनों बहनों बड़ी है, लेकिन ये दैन नहीं लगा, दैन लगा के तो उल्टा हो जाएगा। अगला है लेस और लेसर का प्रयोग कब होगा। देखिए, लेस माने कम होता है, साइज, मेजरमेंट, नंबर आदि में छोटा, इसको हम कहते हैं लेस। इसके बाद दैन का प्रयोग होता है। उदाहरण, आई हैव लेस फेथ इन हिम दैन इन यू, मेरे पास उसमें कम विश्वास है जितना कि तुम में है। लेसर क्या है, नॉट सो ग्रेट एज अदर वन, ठीक है, उतना बड़ा नहीं जितना दूसरा वाला है, उसको लेसर कहते हैं। इसके बाद में दैन का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण, लेस के बाद दैन लगेगी, लेसर के बाद नहीं। इट इज़ द लेसर ऑफ द टू एविल्स, यह दोनों बुराइयों से कम है। एविल्स माने होता बुराई, दोनों बुराइयों में से कम है, अधिक कम है। अगला शब्द है लेटर, लेटेस्ट, लेटर, फॉर द, फार्मर और लास्ट, इतने शब्द हैं। तो लेट से बना है लेटर, लेटेस्ट, लेटर, ठीक है, लास्ट बना है फॉर से, फार्मर भी बना है। तो ठीक है, लेटर माने बाद में, लेटेस्ट माने नवीनतम, लेटर माने बाद वाला, फार्मर माने पहले वाला, लास्ट माने आखिर। नियम इनका देख लेते हैं थोड़ा सा। लेटर और लेटेस्ट समय को व्यक्त करते हैं। लेटर का अर्थ है दो की तुलना में और अधिक, देरी और देरी से भी होता है। लेटेस्ट का अर्थ है नवीनतम। जैसे ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, हुआ जितना मैं आशा किया था, देन मैंने जितना भी होता है उससे अधिक देर में आया या बाद में आया। दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, यही सबसे नवीनतम समाचार है। अंततम या नवीनतम दोनों होता है। शुरू से समाचार, जैसे 100 समाचार आ रहे हैं, 100 न्यूज़ खबर बता रहे हैं, तो लास्ट से तो लेटेस्ट होगा नवीनतम, और इधर से शुरू से अंततम, तो इसलिए दोनों होता है। मुख्य हिंदी इसकी नवीनतम ही होती है। अब देखिए आगे देखते हैं लेटर और फार्मर का क्या कहानी है। लेटर और फार्मर क्रम की स्थिति को व्यक्त करते हैं। लेटर का अर्थ है क्रम के बाद वाला, फार्मर का अर्थ है क्रम के पहले वाला। जैसे द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल पिग, पहले वाले ने बाद वाले को तुच्छ प्राणी कहा। मतलब दो लोग थे तो पहले वाले ने बाद वाले को, ठीक है, तुच्छ प्राणी कहा। तो दो ही की बात है। जैसे एक कविता थी, नौ में, द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड ए क्वारल, पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हुआ। द फार्मर कॉल्ड लेटर लिटिल पिग, पहले वाले ने यानी पर्वत ने, बाद वाले यानी गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा था। तो ये वहाँ से उदाहरण लिया गया। लास्ट भी स्थिति को व्यक्त करता है। लास्ट का अर्थ है सबसे अंतिम वाला। लेटर का प्रयोग तब किया जाता है जब केवल दो व्यक्ति या दो वस्तु हों। लास्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक हों। दो से ज़्यादा है तब भाई लास्ट कहोगे, लास्ट में आखिरी दो ही हैं तो लेटर का दोगे या लेटर या यानी बाद वाला। उदाहरण देख लेते हैं। आप सिल्वर गोल्ड माने चांदी और सोने में से, आप माने में से भी होता है हिंदी, सोने और चांदी में से द लेटर इज मोर इम्पोर्टेंट, बाद वाला ज़्यादा, सॉरी मोर प्रेशियस, बाद वाला ज़्यादा कीमती है। कौन? सोना। दो ही हैं तो इसलिए लेटर लगा। देखिए तीसरा अगला वाक्य, आप आयरन सिल्वर एंड गोल्ड, लोहा चांदी और सोने में से, आप में से। द लास्ट इज मोस्ट प्रेशियस, आखिरी वाला सबसे अधिक क्या है? कीमती है। तो यहाँ देखिए दो से ज़्यादा है तो अब लेटर तो कहेंगे नहीं, बाद वाला लास्ट कह देंगे। इस तरह से था ये एडजेक्टिव का चैप्टर। एडजेक्टिव का बेसिक जानकारी और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था मैं बता दी है। इसके बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा और इसकी एक्सरसाइज भी आपको कराया जाएगा। इससे चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें, और चाहे जिस क्लास में आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं सबके लिए यूज़फुल होगी, कंपटीशन तक की, क्योंकि लेवल तक इसमें अंग्रेजी बनाई जाती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो अगर पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्रोनाउन और नाउन भी देख लेना जरूर। नहीं तो क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ ही आपको ये मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।